हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इल्यूजन। इस वीडियो में हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को करेंगे और जिसका ये सेट 2 है। इसके पहले सेट 1 आ चुका है। यदि आप सेट 1 को नहीं पढ़े हैं तो जाकर सेट 1 को ज़रूर देखें। ये वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो जेपीएससी का एग्ज़ाम देने वाले हैं। ये 12 सितंबर को एग्ज़ाम होने वाला है, तो 12 सितंबर तक तो नहीं लेकिन 11 तारीख तक ये सीरीज रेगुलर रहेगा, जहाँ पर आप करंट अफेयर और स्टैटिक जीके मैप बेस्ड क्वेश्चन को कर पाएंगे। यहाँ पर जो भी कंटेंट रखा गया है वो सारा का सारा हिंदी मीडियम में है, मतलब जो भी लिखावट है वो हिंदी मीडियम में आपको मिलेगा। तो आप सभी लोग इस वीडियो को आराम से देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न जो है ये है लद्दाख से रिलेटेड। लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की बात कही जा रही है, लेकिन उसके पहले सरकार केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन करेगी। आपको यहाँ पर सिंपली बताना है कि इस अधिनियम को कब अधिनियमित किया गया था। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको इसमें उत्तर देना है। कमेंट बॉक्स में पहले आप उत्तर दें, फिर वीडियो को प्ले करके इसका उत्तर आप जान लें। इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी, 2009 में इसको अधिनियमित किया गया था। 2021 की यदि बात करें तो इस संशोधन को या फिर ये जो विधेयक था इसको मंजूरी दे दी गई है, जहां पर लद्दाख जो है ये एक यूटी है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश है। यहां पर पहली बार केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की बात कही जा रही है, ये प्रावधान रखा गया है। और जो केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की यहाँ पर बात की जा रही है उसका नाम क्या होगा, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उसका नाम होगा सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो ये जो विश्वविद्यालय है इसका नाम आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ आपसे 2021 के भी बारे में पूछा जा सकता है कि इसको मंजूरी कब मिला, और 2009 में जो इसको अधिनियमित किया गया था ये भी आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट है थोटी, कोमल और चेंचू। ये जो 3 नाम हैं ये आदिवासी जनजाति है, मतलब आदिम जनजाति है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो तीनों जनजाति है ये आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? दूसरा जो स्टेटमेंट कह रहा है ये कह रहा है एक जनजाति है जिसका नाम है कोया। ये जनजाति जो है इसको पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप में इसको रखा गया है, इसमें अधिसूचित किया गया है। तो क्या यह स्टेटमेंट सही है? आपको यहाँ पर उत्तर देना है, केवल एक सही, केवल 2 सही, 1 2 दोनों सही, या फिर इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर होगा हम लोग देख लेते हैं। ये जो थोटी, कोमल और चेंचू जो है ये आंध्र प्रदेश में ही पाया जाता है और ये आदिम जनजाति है। ये जो स्टेटमेंट है ये सही है। दूसरा स्टेटमेंट जो ये कह रहा है कोया जनजाति, जो कि पीवीटीजी के अंतर्गत इसको रखा गया है, ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा सिर्फ ए, केवल एक सही, केवल एक सही हमारा उत्तर होगा। यहाँ पर एक बीमारी आपसे पूछा जा रहा है जिसका नाम है फ्राइजेल एक्स सिंड्रोम। फ्राइजेल एक्स सिंड्रोम जो है ये किस प्रकार की बीमारी है ये आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है इससे संबंधित। क्या ये खून से संबंधित बीमारी है? क्या ये श्रवण संबंधित बीमारी है, मतलब ये सुनने से संबंधित ये बीमारी है? क्या ये बौद्धिक दुर्बलता बढ़ाने वाली आनुवांशिक बीमारी है? या फिर उपयुक्त में से सभी जो सिम्टम है इसमें पाए जाते हैं? इसका जो सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो बौद्धिक दुर्बलता बढ़ाने वाली आनुवांशिक बीमारी जो है ये इसका सिम्टम है। और ये फ्राइजेल जो एक्स सिंड्रोम है ये बीमारी इसी से संबंधित है। अब ये कैसे है? देखो, आनुवांशिक यहाँ पर शब्द जुटा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है? अपने माता पिता से जो आप इनहेरिट करके लाते हो, ठीक है, अपने माता पिता से जो बच्चे में गुण आया उसको कहते हैं आनुवांशिक। तो ये भी बीमारी वैसी ही है जिसको कहते हैं जेनेटिक डिजीज। ये जो बीमारी है इसमें बौद्धिक दुर्बलता पाया जाता है, मतलब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पाया जाता है। इसके साथ ऑटिज्म होता है, स्पीच डिले होता है। स्पीच डिले मतलब कि बोलने में देरी लगता है, कुछ भी सेंटेंस बोलता है तो उसमें वो रुक जाता है, फिर कुछ देर वो सोचता है या फिर वो भूल जाता है। इस प्रकार का यहाँ पर इसका एक इफेक्ट देखा जाता है। साथ ही साथ इसमें ध्यान को कंटिन्यूअस बना के नहीं रख सकता है। और इसका कुछ सिम्टम है, आप इसको पहचान कैसे सकते हैं कि किसी व्यक्ति को ये सब चीज़ मतलब इस पर हावी है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका सिम्टम।
जो ये बीमारी जिस बच्चे को हुआ होगा या फिर जिस व्यक्ति को होगा उसका फेस लंबा दिखेगा, ठीक है, ये फेस लंबा है, इसका कान बड़ा दिखेगा। तो ये सारे चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसका एक पहचान हो मतलब इस तरीके से किया जा सकता है। यहाँ पर अगला प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है ट्रांसजेंडर को लेकर, जिसको थर्ड जेंडर के रूप में घोषित किया गया था। आपको सिंपली बताना है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये घोषणा करी, लेकिन ये घोषणा किस मामले के आधार पर किया गया, वो मामला कौन सा था, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस भारत संघ मामला। दूसरा ऑप्शन है पुत्तुस्वामी वर्सेस भारत संघ मामला। तीसरा ऑप्शन है श्रेया सिंघल वर्सेस भारत संघ मामला, या फिर जो चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी बनाम भारत संघ मामला वर्सेस भारत संघ मामला। देखो ये आखिर है क्या, इसको थोड़ा सा समझ लो, क्योंकि ये हमारे आसपास बहुत ज़्यादा देखा जाता है। जो ट्रांसजेंडर है इसके लिए कहीं भी कॉलन नहीं बना हुआ रहता था। जैसे कि यदि आप कोई सरकारी दस्तावेज भर रहे हो तो उसमें सेक्स भरा जाता था कि आपका लिंग क्या है, आप मेल हैं, आप फीमेल हैं। उसके बाद एक और कॉलन होता था जिसमें भरा जाता था अदर, अन्य भरा जाता था, अदर भरा जाता, जो कि हमारे समाज में एक कहीं ना कहीं भेदभाव को दर्शाता था कि हम लोग इसको भेदभावहीन रूप से देखते हैं। तो यहाँ पर केस किया गया और इस केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर के लिए जो अदर जो कॉलन था इसके लिए एक अलग कॉलन बनाया गया और इसको रखा गया थर्ड जेंडर के अंतर्गत। अब कोई भी दस्तावेज भरा जाएगा सरकारी या फिर कोई प्राइवेट भी, तो इसमें अब 3 कॉलन तो मिलेगा ही, लेकिन अब ये अदर का ऑप्शन हटा दिया गया है और यहाँ पर रख दिया गया है थर्ड जेंडर, मेल फीमेल और थर्ड जेंडर। इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है जल जीवन मिशन के बारे में। 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला स्टेटमेंट यह कह रहा है कि इस योजना की घोषणा जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 15 अगस्त 2019 में की गई थी। दूसरा स्टेटमेंट यह कह रहा है यह योजना को राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की साझेदारी के रूप में इसको लागू किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है 1 2 3 4, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इसका जो सही उत्तर है ये है ऑप्शन नंबर सी, 1 2 दोनों। मतलब कि हमारा जो पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट है ये दोनों सही है, क्योंकि इसकी घोषणा जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा किया गया है और ये लॉन्च किया गया था 15 अगस्त 2019 में। साथ ही साथ ये जो योजना है इसको केंद्र शासित और राज्य में दोनों में इसको साझेदारी रूप से इसको लागू किया जाना है। इसमें है क्या, इस योजना में आखिर ये क्या चीज़ है? देखो, इस मिशन की सहायता से हर घर में जल पाइपलाइन की ज़रूरतों को पूरा करना है। जहां पर पीने योग्य पानी नहीं है वहां पर पानी पहुंचाना है। इनफैक्ट सभी जगहों पर पाइपलाइन देने की बात की जा रही है, चाहे वो ग्रामीण इलाका हो चाहे वो अर्बन इलाका हो। तो दोनों में यहाँ पर पाइपलाइन सुविधा देने की बात की जा रही है और डेडलाइन रखा गया है, मतलब इसका लक्ष्य रखा गया है 2024 तक यहाँ पर इसको पूरा किया जाना है, ये कहा गया है। साथ ही साथ इस अभियान को सफल बनाने के लिए जल मंत्रालय के द्वारा एक गठन को भी बनाया गया है, मतलब एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर पूछा जा रहा है 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, दोनों का दोनों स्टेटमेंट जो है यह है दलित बंधु योजना के संदर्भ में। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा ऑप्शन गलत है। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि यह दलितों को सशक्तिकरण करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा एक योजना चलाई गई है। दूसरा स्टेटमेंट यह कह रहा है कि दलित जो परिवार है उसको बैंक गारंटी के रूप में 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही है? देखो, इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, इसमें से कोई भी उत्तर सही नहीं है। अब ऐसा क्यों, दोनों उत्तर जो है दोनों स्टेटमेंट ये गलत क्यों है? देखो, ये जो दलित सशक्तिकरण के लिए जो दलित बंधु योजना का लॉन्च किया गया ये आंध्र प्रदेश में नहीं किया गया है, ये किया गया है तेलंगाना में।
साथ ही साथ ये जो आप दूसरा स्टेटमेंट पढ़े इसमें सब कुछ सही है, लेकिन ये 20 की जगह ये 10 लाख है। तो इसलिए हमारा दोनों ऑप्शन, दोनों स्टेटमेंट गलत होता है और हमारा उत्तर जाता है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री दलित जो योजना है, आधिकारिकता योजना, ये तेलंगाना में इसको लॉन्च किया गया, जिसको दलित बंधु के नाम से जाना जाता है। और इसके तहत बिना किसी बैंक गारंटी के 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने की यहाँ पर बात कही जा रही है। और ये सारे जो पैसे हैं ये लाभार्थी को सीधे बैंक खाते में जमा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ भी 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि संघ जो यूटी है, मतलब यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर, तो इस जम्मू कश्मीर में पुडुचेरी के तरह ही विधानसभा का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है लद्दाख जो है ये चंडीगढ़ के तर्ज पर बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसको बनाया गया है। तो बताना है कि दोनों ऑप्शन में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों 1 और 2 दोनों जो स्टेटमेंट है ये हमारा स्टेटमेंट सही उत्तर है। इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है ये उत्तर हमारा सही होता है। नेक्स्ट प्रश्न है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में अंतिम रूप से 41 स्थल शामिल हो गए हैं, क्या ये स्टेटमेंट सही है? दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि यूनेस्को के अस्थायी सूची में भारत के 48 धरोहर स्थल शामिल हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। देखो, जो पहला स्टेटमेंट है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 41 ऐसे प्लेसेस हैं जिसको शामिल किया गया है, ये हमारा उत्तर सही होता है। दूसरा जो नंबर स्टेटमेंट है इसमें बोला जा रहा है कि ऐसे अस्थायी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है इसकी संख्या भारत में 48 है, ये भी स्टेटमेंट जो हमारा है ये भी सही उत्तर है। तो इसलिए हमारा उत्तर जो होता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाता है, 1 2 दोनों सही। अब ये कैसे है थोड़ा सा यहाँ पर आप जान लो, ये 40 है ना, सॉरी ये 41 है, ऐसा आपको देखने को मिलेगा यदि आपका क्वेश्चन पेपर पहले 1-2 महीना पहले ही बना लिया गया है, सेट कर दिया गया है, तो ये यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको 40 पूछा जाएगा, 41 नहीं पूछा जाएगा। तो वो डिपेंड करेगा कि आंसर शीट कैसा आएगा और नहीं आएगा। तो 40 तो पहले था 1 महीना पहले, लेकिन अब जो है इसमें 1 बढ़ा दिया गया है। अब 1 बढ़ा, ये क्या बढ़ा 1 और कहाँ से बढ़ा ये आपको मैं बता देता हूँ। एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में एक जगह को शामिल किया गया है जो कि पहले 40 था, अब 1 मिला के इसको 41 कर दिया गया। वो जो जगह जो एक जगह मिलाया गया उसका नाम है रामप्पा टेम्पल। रामप्पा टेम्पल, रामप्पा मंदिर है। और ये मंदिर आपको कहाँ मिलेगा ये आप कमेंट करके बताएंगे, मैं अभी आपको मैप में भी ये दिखाऊंगा। तो ये है इंडिया का मैप, आप यहाँ पर देख सकते हैं जितने भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसको यहाँ पर लाल रंग से डिनोट किया गया है। ये सारा जो क्षेत्र आप देख सकते हैं ये सभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में जाने जाते हैं और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी दिया है। और यहाँ पर आप देखेंगे रामप्पा टेम्पल। तो रामप्पा टेम्पल कहाँ है ये आपको मालूम चला। ये जो आप जगह देख रहे हो ये जो जगह है ये कौन सा जगह है, ये है तेलंगाना, ये है आंध्र प्रदेश। तो तेलंगाना में रामप्पा टेम्पल है स्थित, इसी को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। कुछ दिन पहले बहुत ज़्यादा समाचार में एक चीज़ रहा था, नाम यहाँ पर देख ले, नौका। आपको बताना है कि ये नौका जो है ये क्या है, यह क्या है। ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है भारत की समुद्री नेविगेशन प्रणाली है ये। दूसरा ऑप्शन ये कह रहा है कि भारतीय मछुआरों की आजीविका को बेहतर बनाने के लिए भारत सरकार का एक पहल है नौका जिसको कहा जा रहा है। तीसरा ऑप्शन है रसिया के द्वारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए लॉन्च किया गया एक लैब मॉड्यूल है। या फिर जो चौथा ऑप्शन हमको कह रहा है कि इसमें से कोई नहीं है। तो देखो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी। ये रसिया के द्वारा एक लैब मॉड्यूल बनाया गया है जिसका नाम रखा है नौका और ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में इसको जाकर इसको फिट करना है।
कैसे फिट इसको किया जाएगा, तो ये देखें, ये है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS जिसको शॉर्ट में कहते हैं। यहाँ पर अलग अलग इक्विपमेंट लगा हुआ है, आप देखें हर एक भाग आपको अलग दिखेगा, है ना। ये सारे जो मॉड्यूल हैं ये अलग अलग हैं, इसको अलग अलग लॉन्च किया गया था, इसको भी अलग लॉन्च किया गया था। और ये जो आप पार्ट देख रहे हो जो अभी तक सेट नहीं किया गया है, ये है नौका। इसी को यहाँ पर ले जाके इसको असेंबल करना है और ये पूरा का पूरा जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ये हमारे धरती के, मतलब ये अर्थ है तो इससे 400 किलोमीटर ऊपर, 400 किलोमीटर ऊपर ये पूरी तरह धरती के चारों ओर घूमते रहता है। तो इसको आप नंगी आंखों से भी देख सकते हो, कभी कभी यदि आसमान साफ होता है तो ये आपको दिखाई भी दे देगा। तो आप जान गए कि नौका क्या है और इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो इसको रशिया के द्वारा डेवलप किया गया है। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है टाइगर रिजर्व के बारे में। बताना है कि देश में 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना और इसका नाम क्या है। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, चार टाइगर रिजर्व के नाम दिए गए हैं। पहला है श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, दूसरा है श्री विल्लपुथुर मेघमलई टाइगर रिजर्व, तीसरा है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व और चौथा है सतकोसिया टाइगर रिजर्व। तो इसका जो सही उत्तर होगा, जो 52वां टाइगर रिजर्व बना इंडिया का, वो कौन सा है, वो है ऑप्शन नंबर सी, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। ये 52वां टाइगर रिजर्व बना। इसके पहले 51 टाइगर रिजर्व था, इसमें एक और एक्स्ट्रा जुड़ गया, अब ये बन गया 52वां टाइगर रिजर्व। अच्छा, ये जगह कहाँ है, तो ये है हमारे राजस्थान में। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य है, तो यहीं पर ये आपको मिलेगा रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। ये पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, एक राष्ट्रीय उद्यान था, तो इसको अब टाइगर रिजर्व बना दिया गया। साथ ही साथ और मैं कुछ आपको बता दूं, भारत में जितने भी टाइगर रिजर्व बनाए गए हैं सभी को एक प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है। प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर को कब लॉन्च किया गया, इसको लॉन्च किया गया था 1972 में। और क्यों लॉन्च किया गया था, क्योंकि बाघों की संख्या बहुत ज़्यादा नीचे हो गई थी, मतलब 1000 के करीब में शायद बाघ बच गए थे। तो इसी को बढ़ाने के लिए अब टाइगर रिजर्व को घोषित किया जाना शुरू हुआ और अभी तक भारत में टोटल 52 ऐसे टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से सबसे नया जो टाइगर रिजर्व है ये है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर 3 नाम दिए गए हैं, सेरेस, होमिया और एरिस। आपको बताना है ये तीनों क्या है। ऑप्शन दिया हुआ है 4। ए कह रहा है कि ये तीनों क्रिप्टो करेंसी है, बी कह रहा है कि ये एक नियर अर्थ एस्ट्रॉयड है। एस्ट्रॉयड आप समझते ही होंगे, एस्ट्रॉयड क्या होता है, उल्का पिंड कहते हैं, मतलब उस तर्ज पर आप इसको ले सकते हैं, एस्ट्रॉयड है। उसके बाद तीसरा जो है ये कह रहा है आनुवांशिक रूप से संशोधित एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। चौथा जो है ये कह रहा है कि ये एक वामन ग्रह है, मतलब एक बौना ग्रह है। तो इसका जो सही उत्तर होगा सेरिस, होमिया और एरिस जो है ये एक वामन ग्रह है, मतलब एक बौना ग्रह है। देखिए उपग्रह नहीं है, यहाँ पर यदि उपग्रह लिखा हुआ रहता, ठीक है, यहाँ पर उपग्रह लिखा हुआ रहता तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाता और ये भी ऑप्शन में इसमें से कोई नहीं होता। लेकिन यहाँ पर ग्रह लिखा हुआ है, ये सबसे छोटा है, अभी तक खोजा गया बहुत छोटे प्रकार का ये सारे ग्रह है और सभी के सभी जो ग्रह हैं ये सन को ऑर्बिट करते हैं। दिखाता हूं मैं कहाँ, ये देखो ये है होमिया, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। होमिया एक ऐसा ग्रह है, एक छोटा बौना ग्रह है जिसके 2 सैटेलाइट हैं, वो भी नेचुरल, जैसा कि अर्थ है। अर्थ जो है इसका भी एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसको कहते हैं मून। तो मून अर्थ के चारों ओर घूमता है, उसी तरह जो होमिया है इसके भी चारों ओर 2 ऐसे सैटेलाइट हैं जो इसको ऑर्बिट करते हैं। ये है एरिस, ये है सिरिस। तो आप इसको देख ले, जो कि छोटे छोटे प्रकार का ग्रह है। अगले प्रश्न में फिर से 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। दोनों स्टेटमेंट जो है ये राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के संदर्भ में है। तो पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इसका गठन 2014 में राष्ट्रीय सुरक्षा के सभी पहलुओं पर विचार विमर्श करने के लिए किया गया था। दूसरा जो स्टेटमेंट है ये कह रहा है कि यह एक त्रिस्तरीय संगठन है जिसमें रणनीति नैतिक समूह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड और
राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय, ये सभी शामिल है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही है। मतलब कि आप यहाँ पर जो देख रहे हैं ये एक त्रिस्तरीय संगठन है जिसमें रणनीतिक नीति समूह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय, ये सभी शामिल हैं। इसलिए हमारा जो उत्तर है ये जाता है बी के साथ, केवल 2 सही है। ऊपर जो ऑप्शन दिए हुए हैं, जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये हमारा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि 22 फरवरी 2021 को किस केंद्र शासित प्रदेश यूटी में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। ऑप्शन है लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी या इसमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी, पुडुचेरी। हाँ, वैसे पुडुचेरी जो है ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली चीज़ है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि भारत के सभी स्टेट तो उनको याद है, लेकिन पुडुचेरी कहाँ कहाँ है, ये स्टेट किधर है, ये दिखता नहीं है ना, गूगल मैप में ये दिखता नहीं है। तो इसको मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये है पुडुचेरी। आप जितना लाल कलर में आप मार्क्ड एरिया देख रहे हो, ये एरिया आता है पुडुचेरी का। ये अलग अलग राज्यों में बटा हुआ है। जैसे कि ये आपको मिलेगा इधर केरला में, ये आपको इधर मिलेगा तमिलनाडु में, और आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश में। तो ये 3 ऐसे स्टेट हैं जिसमें पुडुचेरी मतलब यूनियन टेरिटरी मौजूद है, इसका स्थान आता है। ये क्वेश्चन जो है ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है। जो इंडिया का मैप जानता है वो आराम से इस क्वेश्चन को कर लेगा, और आगे बहुत सारे ऐसे मैप बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये थोड़ा सा हल्का है, यहाँ पर इसको पढ़ते हैं। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन कौन सा एक युग्म है जो सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, मतलब पूर्व में कौन है और पश्चिम में कौन है, ये आपको बताना है। ये है भारत, तो यहाँ पर पूर्व में कौन है और ये पश्चिम में कौन है। पूर्व पश्चिम तो आप जानते होंगे, जेपीएससी देने वाले हैं, तो ये मैं नहीं बताऊंगा। तो यहाँ पर आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिया हुआ, असम, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, असम, गुजरात या फिर अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। इसका जो सही उत्तर है ये होगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। ये कैसे है मैं आपको दिखाता हूँ। मान लो ये है इंडिया का मैप। मैं मैप थोड़ा गंदा बनाता हूँ तो खैर कोई बात नहीं, ये इस तरीके से है। ये भाग थोड़ा सा ऐसा निकला हुआ, ठीक है, ये इस तरीके से है। अब ये है गुजरात, ये जो एरिया देख रहे हो ये है गुजरात। ये है 7 सिस्टर, ये चिकन नेक है, ठीक है, पतली सी एक गलियारा है भारत का। मेनलैंड इंडिया ये है, ये भी है मेनलैंड इंडिया, लेकिन ये चिकन नेक से जाते हुए होता है, और इसको कहते हैं 7 सिस्टर। तो 7 सिस्टर में ये जो जगह है ये सबसे पूर्वी किनारा है। आप यदि यहाँ से लाइन गुजारोगे सीधा, तो कहाँ, सीधा तो नहीं गया, ये सीधा रहा, तो ये जो एरिया है इसको टच किया। सबसे पूर्वी हिस्सा तो यही है, इधर पूरब है, इधर पश्चिम है, तो सबसे पूर्वी हिस्सा यही है। यहाँ पर आता है अरुणाचल प्रदेश, और ये है हमारा गुजरात, इसका जो टिप है। इसके इधर कुछ नहीं है। हाँ, आप बोलेंगे लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप जो है ये यहाँ पर आता है, तो इसके इधर तो है नहीं। आप यहाँ से यदि लंबा लाइन, एक तो बहुत मुश्किल होता है, ये यहाँ से लंबा लाइन खींचोगे तो ये आपका आ जाता है यहाँ पर, लेकिन इसके अंदर आता है, ये टिप यहाँ पर आता है, तो ये गुजरात का एरिया हो गया। इसलिए हमारा जो ऑप्शन है ये जाता है डी के साथ, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, जो कि पूर्वी और पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। नेक्स्ट प्रश्न, ये भी मैप बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आप करेंगे। भारत में पर्वतों के अवस्थान, मतलब कि जो स्थान है, इस पर विचार करते हुए बताएं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिणी से, मतलब दक्षिण से उत्तर की ओर सही अनुक्रम है। आपको दक्षिण से जाना है भारत में, इस भारत के मैप में आपको निकलना है दक्षिण से। ये है दक्षिण, ये है उत्तर, मतलब ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट। तो आपको यहाँ से निकलना है और जाना है इधर, और इस श्रृंखला में आपको कौन कौन सा इस क्रम में मिलेगा पर्वत श्रृंखला, ये आपको बताना है। तो क्या आप बता पाएंगे? यदि आप इंडिया का मैप और जितने भी पहाड़ी रेंज है उसको अच्छे से नहीं जानते हैं तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर इसको हल करने की कोशिश करते हैं।
इसको हल करने के लिए मैं थोड़ा मैप बना लूँ फिर से। ये है इंडिया का मैप, ठीक है। अब ये ऐसा है ना, ये है रेंज, कौन सा है तो हिमालयन रेंज। ये है दक्षिण, दक्षिण से शुरू करेंगे और जाएंगे उत्तर की ओर। यहाँ पर आता है दोदा बेटा, ठीक है, दोदा बेटा यहाँ पर आता है। इसके ऊपर चलेंगे तो यहाँ पर विंध्य रेंज है, विंध्यांचल जिसको कहते हैं, सतपुड़ा और विंध्य का रेंज है, तो यहाँ पर आता है विंध्य रेंज। इसके ऊपर यदि जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा इस जगह पर धौलागिरी, और इसके थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा कैलाश पर्वत यहाँ पर। तो मेरा ऑप्शन जो है ये जाएगा दोदा बेटा, उसके बाद आएगा विंध्य, उसके बाद आएगा धौलागिरी, उसके बाद आएगा कैलाश। मतलब ये आपका अनुक्रम होना चाहिए। तो किस में है ये देख लेते हैं। ये है हमारा ऑप्शन नंबर, ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी, दोदा बेटा पहले, उसके बाद विंध्य, उसके बाद धौलागिरी, उसके बाद कैलाश। दोदा बेटा विंध्य का रेंज, उसके बाद आता है धौलागिरी, इसके ठीक ऊपर में आता है कैलाश पर्वत। तो ये है हमारा दक्षिण से लेकर उत्तर तक का अनुक्रम। तो हमारा ऑप्शन जाता है बी के साथ, सही उत्तर हमारा होता है ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको आसानी से। ये है केरल, केरल में आपको मिलेगा दोदा बेटा। ये जैसे कि आपको मैंने बताया कि ये है विंध्य और सतपुड़ा का रेंज, तो विंध्य जो आपको मिलेगा वो यहाँ मिलेगा। यहाँ पर आपको मिलेगा धौलागिरी और यहाँ पर आपको मिलेगा कैलाश पर्वत। तो ये है हमारा अनुक्रम जो कि दक्षिण से उत्तर की ओर जाता है। तो हमारा ऑप्शन क्या था, ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न में कुछ युग्म दिए हुए हैं, युग्म इसी को कहते हैं। आगे पीछे कुछ इस तरीके का आपको दे दिया जाएगा। यहाँ पर आपको पूछा जाएगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। जहाँ पर एक तरफ आपको मिलेगा बंदरगाह से संबंधित कुछ जानकारी और दूसरे तरफ आपको शहर बताना है कि किससे कौन वाला मैच होता है और कौन सा इसमें सही है। तो चाइल्ड ऑफ पार्टीशन ये जो है ये कांडला में है, बी नंबर कह रहा है। नदिया पतन ये आपको मिलेगा, ये नादिया पतन होगा जो आपको मिलेगा कलकत्ता में, ये आपको कह रहा है। सी नंबर कह रहा है कृत्रिम पतन, ये आपको मिलेगा एन्नौर जिले में। और डी कह रहा है प्राकृतिक बंदरगाह जो आपको मिलेगा चेन्नई में। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी, प्राकृतिक बंदरगाह आपको चेन्नई में मिलेगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी होता है सही। फिर से एक मैप बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है ये क्वेश्चन। आपको नदियों के बारे में पूछा जा रहा है, नदी बेसिन के बारे में। वो सारी नदियाँ जो कि पूरब से लेकर पश्चिम की ओर बहती हैं, या फिर उत्तर से लेकर पश्चिम की ओर, या फिर दक्षिण से लेकर पश्चिम की ओर। जो नदियाँ पश्चिम की ओर बहती है उसके बारे में पूछा जा रहा है। और ये पूछा जा रहा है कि घटते क्रम में उस नदी का जो बेसिन है उसके आधार पर इसको या फिर इसका अनुक्रम लगाएं। मतलब उसको इस प्रकार से आप उसको अनुक्रमित करें, उसको सजाएं कि सबसे बड़ा जिसका बेसिन है वो आगे रहे, इसके बाद इससे छोटा जिसका बेसिन है वो रहे, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा। तो आपको बढ़ना है बेसिन के अनुसार, जिसका बड़ा बेसिन है उस तरीके से आपको बढ़ते जाना है घटते बेसिन की ओर, जो नदी बेसिन है उसके। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन है। यहाँ पर कहा जा रहा है नर्मदा, तापी, साबरमती, माही। देखो तो जो सबसे बड़ा बेसिन है ये है नर्मदा का, ठीक है। नर्मदा नदी जो कि अमरकंटक से निकलती है और ये बड़ी नदी है, तो इसका बेसिन सबसे बड़ा है। तो नर्मदा तो एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो बाकी का ऑप्शन तो आप ऐसे भी काट सकते हो कि बी और सी हमारा होगा नहीं, तो ये दोनों होगा। नर्मदा के बाद तापी नदी आता है, इसका भी बेसिन नर्मदा से थोड़ा सा छोटा है। और इसके बाद आता है माही नदी, ठीक है, इसके बाद आता है माही नदी, लेकिन यहाँ पर साबरमती है, इसलिए हमारा ए नंबर ऑप्शन भी गलत हो जाता है और हमारा उत्तर जाता है ऑप्शन नंबर डी के साथ, नर्मदा, तापी, माही और साबरमती। ये मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखिए मैप, ये है नर्मदा नदी, इस प्रकार से ये बहती है। यहाँ पर मैं जो लाल कलर से जो चला रहा हूँ ये है नर्मदा नदी। इसके बाद इससे छोटा जो बेसिन है ये है तापी रिवर का, जो कि अगेन यहाँ पर है, ये भी पश्चिम की ओर बहती है ये नदी, ठीक है।
ये इस तरह से बहती है और नर्मदा यहाँ से निकलते हुए इस तरीके से आकर यहाँ पर मिलती है और ये अरेबियन सी में मिल जाती है। इसके बाद आता है माही रिवर। माही रिवर यहाँ से इस प्रकार से निकलती है और ये आकर अरेबियन सी में मिल जाती है। इसके ऊपर है साबरमती जो एकदम सीधी बहते हुए आती है और आकर यहाँ पर अरेबियन सी में मिल जाती है। तो ये क्रम है, ये 4 ऐसी नदियाँ हैं जिसका घटते क्रम में आप लगा सकते हैं। पहला ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ और लास्ट में हुआ साबरमती। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में भारतीय मानसून के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट मिलेगा, जहां पर 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि चेरी ब्लॉसम कर्नाटक में मानसून पूर्वी विक्षोभ का विशिष्ट प्रकार है। दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है मानसून में विभंगता और अंतराल जो पाए जाते हैं वो जेट प्रवाह की गतिशील प्रकृति के कारण आते हैं। तीसरा जो कह रहा है स्टेटमेंट कि तमिलनाडु, तटवर्ती आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के भाग में जो मानसून आता है ये मानसून लौटते हुए मानसून के कारण आता है और यहाँ पर वर्षा होती है। और साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप का यह भाग उत्तरी पूर्वी पवन तंत्र के द्वारा ये प्रभावित होता है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन गलत है। 4 यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखो ये हमारा 1 नंबर स्टेटमेंट सही है। कर्नाटक में मानसून जो है ये पूर्वी विछोरा के कारण यहाँ पर आता है। और दूसरा नंबर जो स्टेटमेंट है ये भी हमारा सही है कि जो अंतराल और विभिन्नताएं पाई जाती है वो जेट प्रवाह के कारण यहाँ पर देखी जाती है। साथ ही साथ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का कुछ रीजन है, पूरा तमिलनाडु तो है ही लेकिन तटवर्ती आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का उत्तरी कर्नाटक जो है यहाँ पर पूरा कर्नाटक यहाँ पर लौटता हुआ मानसून के कारण यहाँ पर वर्षा होती है। मतलब कि जब जून के महीने में मानसून पूरे भारत पर हावी रहता है तो 3 ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर वर्षा नहीं के बराबर होता है। वो है तमिलनाडु, दूसरा है आंध्र प्रदेश और तीसरा है कर्नाटक। ये 3 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर वर्षा नहीं होती है जून के महीने में। कब होती है? जब सर्दी के मौसम में मानसून लौटता है उस समय यहाँ पर वर्षा होती है। तो हमारा तीनों जो स्टेटमेंट है ये हमारा सही होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन जाता है ऑप्शन नंबर डी के साथ 1, 2, 3 तीनों सही। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है लौटता हुआ मानसून। यहाँ पर आपको मिलेगा वेस्टर्न घाट, यहाँ पर आपको मिलेगा ईस्टर्न घाट। तो ईस्टर्न घाट उतना तो बड़ा है नहीं लेकिन वेस्टर्न घाट बहुत बड़ा है। यहाँ से जब इस तरीके से मानसून एंटर करता है, ये तो लौटता हुआ मानसून का एक डायग्राम है, लेकिन जब इधर से मानसून आता है तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर पहाड़ी रेंज के कारण ये इधर से क्रॉस नहीं कर पाता है, ये इधर वाले एरिया में बहुत ज़्यादा हावी नहीं हो पाता है। हाँ, कहीं कहीं ये एंटर करता है क्योंकि ये जो रेंज है यहाँ पर बहुत सारे दर्रे देखे गए हैं, बहुत सारे पासेस हैं, जैसे कि थाल पास है, भोर घाट है, थाल घाट है। ये सारे जो पासेस हैं इसके कारण कहीं कहीं जो हवाएं हैं ये अंदर की ओर जाती हैं और वहीं अंदर जाती हैं जहाँ से नदियाँ बहती हैं, क्योंकि उस क्षेत्र में नदियाँ बहकर उस घाटी को पूरा नीचे की ओर बैठा दिया होता है, तो उसके कारण कहीं कहीं वर्षा होती है। लेकिन तमिलनाडु जो रीजन है ये इस तरीके से घिरा हुआ है तो इस रीजन में वर्षा नहीं होती है। आंध्र प्रदेश में यही है, यहाँ भी वर्षा नहीं होती है। कर्नाटक के इस रीजन में वर्षा नहीं होती है। तो वर्षा कब होती है यहाँ पर? जब यहाँ से मानसून लौटने लगता है। आप देख रहे हैं लौटते हुए मानसून में यहाँ पर पहाड़ी रेंज है, इधर भी पहाड़ी रेंज है, तो जब भी यहाँ पर हवा आके टकराएगा यहाँ पर सघनता होगी और यहाँ पर बारिश होगी, तो ये कारण यहाँ पर होता है। और जो 3 स्टेट है यहाँ पर लौटते हुए मानसून में यहाँ पर वर्षा होती है, जो कि कब होती है? सर्दी के मौसम में। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है? मतलब कौन सा राज्य ऐसा है जहां पर सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं? ऑप्शन यहां पर दिया हुआ है, 4 ऑप्शन है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो स्टेट है यहाँ पर सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं लार्जेस्ट फॉरेस्ट का एक कटआउट है जो कि स्टेट वाइज है। मध्य प्रदेश रैंक 1 पर है, रैंक 2 पर अरुणाचल प्रदेश है जो कि 7 सिस्टर का भाग है। इसके बाद छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ छोटा नागपुर के पठार पर बसा हुआ है।
पूरा छोटा नागपुर के पठार पर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये छोटा नागपुर का पठार में आता है। उसके बाद ओडिशा है चौथे नंबर पर, और पांचवें नंबर पर महाराष्ट्र है। असम आपको मिलेगा 8वां पर, और उत्तराखंड जो कि गढ़वाल रीजन है और भी कुमाऊं रीजन है, ये सारा जो इसका रीजन है ये 10वें नंबर पर रैंक करता है। तो टॉप 10 जो आपको स्टेट मिलेगा ये यही सारे हैं। तो ये आपको याद तो होना ही चाहिए। जहाँ पर आप एरिया देख सकते हैं कितना स्क्वायर किलोमीटर ये कवर करते हैं, ये सारा एरिया है। यहाँ पर आप इसको अलग तरीके से देख सकते हैं। ये है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा डीप है। इसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश, तो ये दोनों एरिया काफ़ी ज़्यादा डेंस है वनों से। इसके बाद आता है छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ ये रहा। इसके बाद आता है उड़ीसा, तो उड़ीसा ये रहा। इसके बाद आता है महाराष्ट्र, इसके बाद आता है कर्नाटक, इसके बाद आता है आंध्र प्रदेश, इसके बाद आता है यहाँ पर असम जो कि अगेन 7 सिस्टर का पार्ट है। इसके बाद आता है तमिलनाडु, इसके बाद आता है यहाँ पर उत्तराखंड। ये जो आप देख रहे हैं ये है उत्तराखंड जो कि 10वें नंबर पे है। पहले नंबर पर ये है। तो ये दोनों आपको याद होना चाहिए, बाकी आप याद रखें या ना रखें उससे कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पर 2 सूची दिया हुआ है, आपको मिलान करना है सूची में। यहाँ पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और सिंचाई मतलब इरिगेशन प्रोजेक्ट यहाँ पर दिखाया गया है, और इधर नदी है। तो आपको मिलान करना है कि कौन सा नदी किधर से है, और ये चीज़ आपको बताना है। यहाँ पर कूट दिया हुआ है और ऑप्शन दिया हुआ है, आपको इसमें से आंसर देना है। तो पहला जो ऑप्शन है भांकड़ा नांगल, ये जो बांध है जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये हमारा है सतलज रिवर पर। इसके बाद जो दुलहस्ती जो है, दुलहस्ती जो डैम है ये आपको मिलेगा दुलहस्ती चेनाब नदी पर। इसके बाद आता है हीराकुंड, सी नंबर जो ऑप्शन सी है ये आपको मिलेगा महानदी पर। ठीक है, लास्ट बच गया टिहरी, तो टिहरी जो डैम है ये आपको मिलेगा भागीरथी नदी पर। तो हमारा जो कूट होगा वो होगा ए का 4, बी का 3, सी का होगा हमारा, कहाँ है सी, ये है सी का होगा 2, और डी का होगा हमारा 1। तो हमारा कूट जाएगा 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो हमारा जाएगा ऑप्शन बी के साथ 4, 3, 2, 1। आपको मैप आना चाहिए पूरी तरीके से, तभी आप इन सभी क्वेश्चन को आराम से कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है जनगणना से रिगार्डिंग कुछ यहाँ पर कूट दिए हुए हैं, कुछ शेड्यूल दिए हुए हैं जिसको आपको पहचानना है। तो मतलब यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि 2011 में जो सेंसस हुआ था, जो जनगणना हुई थी, उसमें राज्यों को आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे, अवरोही क्रम में आप लगाएंगे, मतलब घटते हुए क्रम में आप लगाएंगे कि कौन सा सेक्स रेशियो में सबसे ज़्यादा है और कौन सा कम है। मतलब किसका सेक्स रेशियो जो है, मतलब लिंगानुपात किसका ज़्यादा है, इससे कम किसका है, इससे कम किसका है। मतलब आपको बढ़ते से छोटे क्रम में आपको जाना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आप इसका आंसर करेंगे। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी। आंध्र प्रदेश सबसे पहले है। जो आंध्र प्रदेश है इसका कितना है सेक्स रेशियो, तो ये है 993। उसके बाद आता है उत्तराखंड, तो उत्तराखंड कितना है, सॉरी यूके हम इसको लिखेंगे, उत्तराखंड है 963। इसके बाद आता है हमारा पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, इसका है 950। इसके बाद लास्ट है हमारा मध्य प्रदेश, इसका कितना सेक्स रेशियो है, तो ये है 931। ठीक है, ये है 931। तो ये आपको याद होना चाहिए। ये कब का है, 2011 जनगणना का डाटा है। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि जनगणना होने वाली है, ये समय आ चुका है, तो नया डाटा फिर से आएगा। तो इसी एवज में यहाँ से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, एकदम कहीं भी कोई भी डाउट नहीं है। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है ये क्या है। ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है 4, आप इसका उत्तर करेंगे। दूरभाषा पर कॉल का परिचालन करना है, दूरसंचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वीडियो कॉल का परिचालन करना है, दूरबीन प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का परिचालन करना है, या इसमें से कोई नहीं है। तो देखो इसका जो सही उत्तर होगा ना, ये आप पकड़ लिए होगे, ये होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
ये होगा ऑप्शन नंबर बी। दूर संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वीडियो कॉल का परिचालन करना है। देखो इसमें दूरबीन का कहीं काम है ही नहीं, इसलिए हमारा ये छंट जाता है। कॉल सिर्फ कॉल तो है नहीं, वीडियो कॉल है और उपयुक्त में से सभी, तो हमारा सभी जो बी को छोड़कर यहाँ पर जितने भी ऑप्शन हैं ये सभी गलत हैं। हमारा आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी के साथ। यहाँ पर फिर से एक एमसीक्यू है, कुछ यहाँ पर दिया हुआ स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट है जो कि आपको मिलेगा स्वर्ण जयंती फेलोशिप योजना के संदर्भ में। तो दो स्टेटमेंट में कह ये रहा है, पहला स्टेटमेंट कि यह योजना जो है ये भारत सरकार के द्वारा देश की स्वतंत्रता के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में इसकी शुरुआत की गई थी। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि फेलोशिप और शोध के लिए कुछ वैज्ञानिकों का सिलेक्शन किया गया है जो कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शोध कार्य पर ये काम करेंगे और सहायता प्रदान करेंगे। तो आपको इन दोनों स्टेटमेंट में से बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी दोनों सही है, क्योंकि इसकी शुरुआत 50 वर्ष पूरे होने के मतलब स्वतंत्रता, भारत को आज़ाद हुए 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में इसको यहाँ पर इसकी शुरुआत की गई थी। और ऑप्शन नंबर जो स्टेटमेंट नंबर 2 है ये भी हमारा सही है। यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ, ये जो स्वर्ण जयंती फेलोशिप योजना है या फिर ये जो कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है, इसमें कितने वैज्ञानिकों को चयन किया गया है? तो इसमें ऐसे टोटल 21 ऐसे वैज्ञानिक हैं, 21 साइंटिस्ट को यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है। और इस योजना के तहत जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग है, इसमें भारत सरकार के द्वारा 25,000 रुपये प्रति माह फेलोशिप दिया जाएगा 5 वर्षों तक। इसके साथ साथ इसके अंतर्गत 5 वर्षों तक 5 लाख रुपए का भी अनुसंधान जो है ये अनुदान देने का यहाँ पर घोषणा किया गया है, ये प्रदान करती है। और ये सारे जो पैसे हैं, अब कोई वैज्ञानिक बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, वो भी गवर्नमेंट के अंतर्गत, तो उनको वेतन मिलेगा, ठीक है, उसको सैलरी मिलेगा। तो ये सारे पैसा क्या उसके सैलरी का ही भाग है। देखो ये सैलरी में वृद्धि नहीं की गई है, ये अलग से इसको एक्सटर्नल दिया जाएगा, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इनकी तो सैलरी जितनी है उतनी है ही, प्लस ये 25,000 और 5 लाख ये अलग से उनको दिया जाने का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से आपको बताना है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, आपको बताना है, ये काफ़ी हल्का क्वेश्चन है। तो नींबू में जो अम्ल पाया जाता है वो है स्टेट्रिक अम्ल, ठीक है, स्टेट्रिक अम्ल जो है ये नींबू में पाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी होता है। और कौन कौन सा अम्ल किसमें किसमें पाया जाता है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो साइट्रिक अम्ल जो है ये बेरी, नींबू, अमरूद और नाशपाती यहाँ पर इसमें पाया जाता है। उसके बाद जो मैलिक अम्ल है ये सेब, केला, चेरी, बैर और तरबूज में पाया जाता है। और लास्ट है टार्ट्रिक अम्ल जो है ये इमली और अंगूर में पाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, ये सब भी एग्जाम में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं छोटे स्तर पर, तो यहाँ पर फंसाने के लिए ये सारे चीज़ दिए जाते हैं। आप तो यहाँ पर कर रहे होते हो एकदम हाई क्वालिटी के क्वेश्चन और अचानक आ जाता है आपको ऐसे वाले क्वेश्चन, तो आपको ये जांचने के लिए दिया जाता है। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कैथ लैब क्या है और ये अस्पताल में किस विभाग में इसको लगाया जाएगा। ऑप्शन आपके सामने है, 4 ऑप्शन है, यहाँ आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। पहला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है, न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग में इसको लगाया जाना है, इसको स्थापित किया जाएगा। इसके बाद है कार्डियोलॉजी विभाग में इसको स्थापित किया जाएगा। इसके बाद है ऑप्शन नंबर सी, न्यूरोलॉजी विभाग में इसको स्थापित किया जाएगा, या फिर पैथोलॉजी विभाग में इसको स्थापित किया जाएगा। पहले तो बात देखो, ये जो कैथ लैब है ये हृदय से संबंधित है, मतलब कि जो हार्ट है इससे संबंधित है। इस डिपार्टमेंट को, इसका जो अलग से खांचा है बना हुआ, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कार्डियोलॉजी विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी इसको कहते हैं, जहाँ पर हृदय रोग विशेषज्ञ सब काम करते हैं। तो ये विशेष करके जो कैथ लैब है इसको स्थापित किया जाएगा कार्डियोलॉजी विभाग में, अस्पतालों में। कौन से अस्पतालों में? तो जो गवर्नमेंट अस्पताल है उसमें। ऐसा क्यों? देखो जो प्राइवेट अस्पताल होते हैं वहाँ पर
जो कैथ लैब होते हैं, जो भी डॉक्टर लिखते हैं जांच वगैरह, ये कराने में उसको करीब 4,000 रुपये तक उनको यहाँ पर खर्च करना पड़ता है। तो इसी चीज़ को कम करके जब ये गवर्नमेंट मुहैया कराया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, तो इसका बहुत जो रेट है ये कम हो जाएगा। ये अप्रॉक्स 900 रुपये के करीब में आ जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए और मिडिल क्लास फैमिली तक के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है इलास्टो कैलोरिक के संदर्भ में दो स्टेटमेंट दिया हुआ है। आपको बताना है कि इलास्टो कैलोरिक के संबंध में जो ये दो स्टेटमेंट है इसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है। पहला नंबर स्टेटमेंट ये कह रहा है यह प्रभाव तब उत्पन्न होता है जब दबाव का प्रयोग किया जाता है या इसे हटा लिया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है इलास्टोकैलोरिक पदार्थ ऐसा ठोस पदार्थ होता है इसको दबाया यदि जाएगा, मान लो कोई ये पदार्थ है, इसको इधर और इधर से दबाया जाएगा तो ये अपने टेम्परेचर में बदलाव ला सकता है। तो आपको बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा सही है। पहले तो बात कि ये आपको पता होना चाहिए इलास्टोकैलोरिक के बारे में। मुझे कमेंट कीजिए तो ये कितने बच्चे जान रहे हैं इलास्टोकैलोरिक के बारे में। आप जेपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं तो इसके बारे में तो पता होना चाहिए। ये साइंस एंड टेक से रिलेटेड है। इस इलास्टोकैलोरिक का उपयोग माना जा रहा है कि आगे आने वाले समय में रेफ्रिजरेटर, एसी वगैरह में किया जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा, ये देखो पहला जो स्टेटमेंट है कि ये प्रभाव जो है ये तब उत्पन्न होता है जब दबाव का प्रयोग किया जाता है या इसे हटा लिया जाता है। तो सही बात है, जब हम किसी भी पदार्थ को दबाए, पहले बात कि ये एक अलग किस्म का एक पदार्थ है जिसको दबाने पर इसका हीट बढ़ जाता है और छोड़ने पर ये नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो स्टेटमेंट नंबर 1 है ये हमारा सही हुआ। दूसरा जो स्टेटमेंट हमको कह रहा है कि इलास्टोकैलोरिक जो पदार्थ है ये ठोस पदार्थ होता है जो दबाव प्रेरित में अपने ऊर्जा में या फिर इसका जो अपना तापमान है इसमें वो रूपांतरण ला सकता है, ये बदल सकता है। तो ये भी हमारा जो ऑप्शन है, जो स्टेटमेंट है, ये भी हमारा सही होता है। इसलिए हमारा जो सही उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 दोनों सही। तो ये आपको याद होना चाहिए कि आप साइंस एंड टेक से कुछ क्वेश्चन कर ले तो आई थिंक बेटर होगा। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है ओंगरा ऊन के बारे में। आपको यहाँ पर सिंपली बताना है कि ओंगरा ऊन जो है, जो कि स्वेटर वगैरह बिनने में, गर्म वस्त्र बनाने में काम आता है, ये किससे प्राप्त होता है? भेड़ से, खरगोश से, बकरी से या फिर जेब्रा से? इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी, ये खरगोश से प्राप्त होता है। ओंगरा ऊन जो है ये खरगोश से निकाला जाता है, ना कि बकरी से निकाला जाता है, ना कि जेब्रा से, ना कि भेड़ से। ये किससे निकलता है? तो ये निकलता है खरगोश से। ठीक है, ये खरगोश से निकाला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कृषि उड़ान योजना के बारे में। यहाँ पर आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन सही है। कृषि उड़ान योजना जो है इससे संबंधित कौन सा कथन सही है? शीघ्र खराब होने वाले कृषि उत्पादों के परिवहन में सहायता देती है। दूसरा जो ऑप्शन है फसल बीमा से इसका संबंध है। तीसरा ऑप्शन है ये मुफ्त बीज वितरण है, मतलब जो बीज बांटे जाते हैं ये पूरा फ्री बांटे जाते हैं। चौथा जो ऑप्शन है ये कृषि उत्पादों के क्रय से ये इसका संबंध है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए, शीघ्र खराब होने वाले कृषि उत्पादों के लिए परिवहन में सहायता ये प्रदान करेगी कृषि उड़ान योजना, ताकि सामान को जल्दी से एक से दूसरे जगह पहुंचाया जा सके। इसके साथ एक और योजना है जो कि झारखंड में लागू किया गया है, उसका नाम है किसान राहत फसल योजना, किसान फसल राहत योजना। ये जो योजना है ये एक योजना का मतलब आप कहें तो अपभ्रंश है या फिर कॉपी है। वो है जो पीएम फसल राहत योजना है, जो है ये बीमा से रिलेटेड है उससे। तो यहाँ पर सेंट्रल का ये योजना को लागू नहीं किया गया है, यहाँ पर अपनी एक योजना लागू की गई है जिसका नाम है किसान फसल राहत योजना।
तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसमें कुछ एकड़ ज़मीन 1 से 1.5 से लेकर शायद 3 एकड़ ज़मीन तक में यहाँ पर 3400 रुपये या फिर 4000 रुपये देने की यहाँ पर बात की जा रही है। मुझे एग्जैक्ट मालूम नहीं है डाटा, आप इसको ज़रा पढ़ के और कमेंट करेंगे क्या है नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, 3 स्टेटमेंट है जो कि आपको मिलेगा सेरेमिक मेम्ब्रेन से रिगार्डिंग। आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट कौन सा सही है और कौन सा गलत है। पहला जो स्टेटमेंट है ये कह रहा है कि इसे अल्मुनिया और क्ले जैसे अकार्बनिक पदार्थ से तैयार किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है इसे भारी धातुओं से संदूषित जल के उपचार हेतु विकसित किया गया है। तीसरा ऑप्शन ये कह रहा है कि जल को जब इन झिल्लियों से प्रवाहित किया जाता है तब यह फिल्टर हो जाता है और प्रदूषक जो है इसके साथ आयरन और जो आर्सेनिक होते हैं ये यहीं पर रह जाते हैं और धातु पृथक हो जाते हैं और जो पानी है ये पूरी तरीके से फिल्टर हो जाता है। तो आपको बताना है कि इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। जो दूसरा स्टेटमेंट कहा जा रहा है कि भारी धातु जो है, दूसरा स्टेटमेंट जो कहा जा रहा है भारी धातु जो है ये जो अशुद्ध जल होते हैं उसके उपचार के लिए इसको विकसित किया गया है, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा सही होता है। जो तीसरा ऑप्शन है कि ये एक झिल्ली होता है जो कि फिल्टर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ये भी हमारा ऑप्शन जो स्टेटमेंट है ये सही होता है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2 और 3 तीनों सही। तो ये था आज का क्वेश्चन सीरीज। यदि ये वीडियो आपको हेल्प करता है, यदि आपको यहाँ पर क्वालिटी के क्वेश्चन आंसर देखने को मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और सेट 3 जल्दी ही आ जाएगा, सेट 3 का इंतजार करें। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें दोस्तों, शेयर करें और शेयर करके दूसरे को भी दिखाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द इल्यूजन।